श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज एलसीआर सर्किट। अगर मैं लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू के बिहाफ पे बात करूं तो ये डेरिवेशन लास्ट 10 ईयर से काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। या तो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा या तो इस डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले हमारा एक परम कर्तव्य होता है उस पार्टिकुलर डेरिवेशन के बारे में 4 लाइन इंग्लिश लिखना। तो आप लिख ही लेंगे, आप जैसे प्रचंड ज्ञानी को बात बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वो आप बड़े आराम से कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये डेरिवेशन दो तरीके से किया जा सकता है, एनालिटिकल और फेजर मेथड। एनालिटिकल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसमें अच्छी खासी गणित पे कमांड होनी चाहिए, तभी वो डेरिवेशन आपको समझ में आने वाला है। फेजर मेथड जो होता है थोड़ा सा आसान है और बड़े आराम से हमको समझ में आ जाता है। अब बात आती है एग्जाम में हमको कौन सा मेथड करना है। एग्जाम में ये लिख के नहीं आता है कि आप किस मेथड से करिए, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन हम फेजर मेथड से देखेंगे जो कि बहुत आसान पड़ेगा हमारे लिए। सबसे पहले हमको ये मेंशन कर लेना है, लेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, हमने ये मान लिया कि हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमको ये दिया गया है। अब बात आती है हमको करना क्या है, तो हमको इसमें फ्लो करने वाली करंट की इक्वेशन बतानी है ना। जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, हमको उस पार्टिकुलर करंट की इक्वेशन बतानी है, वो भी किस टर्म में, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के टर्म में। ओके, इस टर्म में हमको करंट की इक्वेशन निकालनी है। तो ये हमारा परम उद्देश्य है। ठीक है भाई, इसको हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई नॉट अलग से निकालेंगे और फाई अलग से निकालेंगे और फाइनली ये इक्वेशन रख देंगे और तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो फेजर मेथड से कैसे करना होगा, तो फेजर मेथड से हमको हर एक एलिमेंट का फेजर डायग्राम देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे जो करंट होगी हमारी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि सबके सब कनेक्टेड किस में है, सीरीज में है, तो सारी की सारी सप्लाई सेम होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर रजिस्टर। रजिस्टर के थ्रू हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, अगर हम बात करें वी आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा आई इंटू आर। ये सिंपल सा रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस है, ये आर है, तो उसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा जाता है वो कुछ कैसे लिखा जाता है, वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, वहाँ पे फ्लो करने वाली करंट। अगर इसका हम फेजर डायग्राम देखें तो आपको इसका फेजर डायग्राम याद ही होगा। ये हमारा क्या होता है, V होता है और ये हमारा I होता है। इसका फेजर डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं फॉर इंडक्टर। अगर हम इंडक्टर के लिए बात करें तो इंडक्टर हमारा कैसा बनता है, ये हमारा इंडक्टर का शेप होता है, ये करंट जा रही है ना, ये उसका L होता है। अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाए, अगर हम मान लो VL लिखते हैं, तो VL इक्वल टू क्या होता है हमारा, I इंटू एक्सएल होता है, I इंटू एक्सएल। अब बात आती है कि ये आया कहाँ से, तो ध्यान से देखिए, जब आप इंडक्टिव सर्किट पढ़ते हैं तो वहां से एक फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाई एक्सएल, है ना। ये किसके लिए बनता है, इंडक्टिव सर्किट के लिए। एक्सएल यहाँ डिवाइड है तो यहाँ से आ जाएगा VL इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। तो आई होप ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। इसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ये हमारा V होता है और ये हमारा I होता है। अगर यहाँ पे हम I को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में करें तो I ऐसे हो जाएगा, यानी इसको 90 डिग्री हमको क्या कर देना पड़ेगा, रोटेट कर देना पड़ेगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, I। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रजिस्टर के I की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से, और I सब में कांस्टेंट है, तो हम ग्राफ किस में ले रहे हैं, I के टर्म में ले रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V। इसको L से दिखा दें तो कोई समस्या, जी बिल्कुल समस्या नहीं, है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर कैपेसिटर। फॉर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए ध्यान से देखिए, तो कैपेसिटर हमारा कुछ ऐसे दिखता है, इसका कैपेसिटेंस C होता है। इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये VC से दिखाया जाएगा, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, I इंटू XC, है ना। जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से ये भी आएगा। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा होता है, ये आपका V होता है, तो ये आपका क्या होता है, I होता है। ओके, ये आपका VC होता है, तो ये I होता है। ये कहाँ से आया, जब हम इंडिविजुअल सर्किट पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो इसके फेजर डायग्राम बने थे वहाँ से आया, है ना। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर
दोनों। तो यहाँ पे हम फिर से करंट को रेफरेंस लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स की तरफ ले लेते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री कुछ ऐसे रोटेट कर देना पड़ेगा डायग्राम। तो ये हम 90 डिग्री ऐसे रोटेट किए, तो VC हमारा कहाँ चला आएगा, नीचे, और I हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर। अब हम क्या करते हैं, तीनों डायग्राम को एक एक्सिस पे बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, करंट जो है तीनों केस में उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो करंट से फिलहाल हमको कोई विशेष यहाँ लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है किससे, वोल्टेज से। ठीक, तो रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स के अलोंग है। रजिस्टर के लिए हमारे वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, पॉजिटिव एक्स के अलोंग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर ले लेते हैं। अच्छी बात, ध्यान से देखिए। अब इंडक्टर के लिए जो हमारी VL की डायरेक्शन है किधर है, पॉजिटिव वाई में है। तो यानी यहाँ पे हम पॉजिटिव वाई की तरफ क्या बना देते हैं, VL बना देते हैं। अच्छी बात। और ध्यान से देखिए, जो VC यानी कैपेसिटर के लिए जो डायरेक्शन है, करंट जब हमारा हॉरिजॉन्टल है तब कौन सी डायरेक्शन है भाई साहब, इसकी नीचे की ओर है। तो हम इसको किधर बना दिए, VC को नीचे की ओर। अब ये देखिए VL और VC क्या है, दोनों 180 डिग्री पे हैं। अगर दो वेक्टर हमारे 180 डिग्री पे हैं तो उनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा VL माइनस VC आ जाएगा। अब बात आती है VC माइनस VL क्यों नहीं लिखे, तो VL हमारा बड़ा होगा और VC हमारा छोटा होगा। ठीक, ये हमारा क्या है, VR है। अब जो हमारा नेट वोल्टेज होगा वो रिजल्टेंट वोल्टेज कुछ इस तरीके से जाएगा। मान लिया ये ऐसे जा रहा है, ये क्या हो गया, V हमारा टोटल वोल्टेज है। इसकी डायरेक्शन हमने रजिस्टर वाली एक्सिस से मान लिया क्या है, हमारी फाई है। यही हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस। ठीक ना। अच्छा, करंट की डायरेक्शन इधर ही होगी। ठीक, करंट तो हॉरिजॉन्टल में ही है। ये हमारा क्या आया, V आ गया। तो यहाँ से V निकाल पाना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, अगर ध्यान से देखिए, ये पार्टिकुलर फॉर्मूले आप लोग तो पढ़े ही होंगे। ये A है, ये B है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट जो जाता था R का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा करके होता था। ये सारे फार्मूले याद हैं, तो वही फार्मूला हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम फेजर डायग्राम V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ओके, अब प्लस 0 हो जाएगा। अब बात आती है क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनके बीच का जो एंगल है VL माइनस VC और VR के बीच का वो 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इस कारण से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं V इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, VR, VL और VC की वैल्यूज उठा के रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, VR की वैल्यू क्या है, IR है, और VL की वैल्यू कितनी है हमारी, I इंटू XL है, और VC की वैल्यू क्या है हमारी, I इंटू XC है। ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, उठा के यहाँ पे रख देते हैं। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, I इंटू R का होल स्क्वायर। VL की जगह हम क्या रखेंगे, I इंटू XL, माइनस VC की जगह हम क्या रखेंगे, I इंटू XC। ओके, और ये होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से भी आई स्क्वायर पूरा का पूरा क्या है भैया, हमारा कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, V इक्वल टू आई हमने क्या किया, बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इतना हमारा अंदर बचा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, I इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर को हम क्या बोल देते हैं, Z बोल देते हैं। ये क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा हमारा ये छोटा दिखने लगेगा। छोटा दिखने के कारण हमने ऐसा किया, बाकी हमारा ये कोई रिश्तेदार नहीं है कि इसको हम यहाँ से ला करके रख दिए कि भाई चलो उसका भी फायदा हो। ठीक ना। तो अब यहाँ से I इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा बेटा, V बाई जेड। ठीक, अगर ये हम I नॉट की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, V नॉट डिवाइडेड बाई जेड। तो यहाँ से हमारा एक I नॉट का क्या आ गया बउआ, फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान से देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है, I इक्वल टू I नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई नॉट तो आ गया, अब हमको क्या चाहिए, फाइव भी चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई, क्या होता है tan फाई, क्या होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी VL माइनस VC और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी VR। तो यहाँ से हम कह सकते हैं tan फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, VL की जगह हम क्या रख सकते हैं, I इंटू XL माइनस I इंटू XC डिवाइडेड बाई I इंटू R। तो यहाँ से आई कॉमन होके कट जाएगा, तो हमारा tan फाई का जो फार्मूला बना XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R आ गया। तो ये हमारा क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट हमारी आ जाएगी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बात आती है कि आई नॉट कहाँ से मिलेगा, आई नॉट आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे, फाई कहाँ से कैलकुलेट करोगे, फाई आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे और यहाँ ला करके रख दोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द सीरीज LCR सर्किट का। इसी तरीके से आपको यहाँ तक ये डेरिवेशन करना है। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, उस भी समस्या का निवारण मैं अवश्य करूँगा।